हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एमओएस लेवल का फर्स्ट ग्रुप जो कि इंपोर्ट डेटा इनटू वर्कबुक्स। इंपोर्ट डेटा यानी कि आप एमएस एक्सेल में डायरेक्टली कोई फाइल नहीं बना रहे, कोई दूसरे फॉर्मेट की फाइल है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल या फिर सीएसवी फाइल जिसको आप एमएस एक्सेल में इंपोर्ट कर रहे हैं। वो फाइल पहले से एक्सेल फॉर्मेट में नहीं थी, बट आप उस फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सेल फॉर्मेट में उसको इंपोर्ट करके। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर हम यही सीखेंगे कि टेक्स्ट और सीएसवी इन दो फॉर्मेट्स की फाइल्स को हम एक्सेल में किस प्रकार से इंपोर्ट और एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स क्यों यूज़ में आती है और ये क्या कॉमनली यूज़ होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट एक काफ़ी कॉमन फॉर्मेट है डेटा का। कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे टैली से जब आप अपने बैंक पेमेंट की फ़ाइल जनरेट करते हैं, जो आप अपने बैंक के पोर्टल पर अपलोड करते हैं पेमेंट्स के लिए, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। उसके अलावा भी आपको ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपकी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होंगी। कई ऐसे स्टैटिस्टिकल वेबसाइट्स होती हैं जिनसे आपको डेटा टेक्स्ट फाइल में मिलता है। तो हमको ये आना चाहिए कि हम टेक्स्ट फॉर्मेट से एक्सेल फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टेक्स्ट फाइल होती तो कॉमन है बट इनमें डेटा एनालाइज नहीं किया जा सकता। आपने भी नोटपैड में टेक्स्ट फाइल देखी होंगी, ये सिर्फ डेटा को स्टोर कर सकती है, इनमें डेटा एनालिसिस का कोई स्कोप नहीं होता। तो इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल से एक्सेल फाइल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सीएसवी फाइल को कन्वर्ट करने का। सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। सीएसवी फाइल्स भी बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कई बार जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं वो सीएसवी फॉर्मेट में ही डाउनलोड होते हैं। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, उनसे भी डेटा जो है वो हमारे सीएसवी फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। और आपको कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सीआरएम, जिनसे आपको डेटा सीएसवी फॉर्मेट में मिलेगा। इसलिए आपको ये आना चाहिए कि आप अपने सीएसवी या टेक्स्ट फाइल से किस प्रकार से एक एक्सेल फाइल बना सकते हैं। इसके लिए एक टूल यूज़ होता है एक्सेल में जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का टूल भी बन सकता है, बट इसका जो एडवांस फीचर है उनके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतना एडवांस टूल है ये। और आपको कई ऐसे बुक्स मिलेंगी भी जो इस पूरे एक टॉपिक को डेडिकेटेड है, बट हम इसको इतना एडवांस लेवल पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इस एसोसिएट लेवल पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस एक बेसिक क्वेरी एडिटर यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप कॉमन टेक्स्ट और सीएसवी फाइल्स को एक्सेल में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी हमारे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, चाहे डुप्लीकेट्स रिमूव करना, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना, दूसरे सोर्सेज से डेटा लाना, डेटा को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आपकी डेटा टैब के अंदर होती है। ठीक है, डेटा टैब आपको मिलेगा, बाकी सारे होम, इंसर्ट, पेजलेट, फॉर्मूलाज, इनके साथ ही डेटा टैब के अंदर आपको कई सेक्शंस बने हुए हैं। सबसे पहला सेक्शन है गेट एंड ट्रांसफॉर्म, जैसा कि आप एक रेड कलर के बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, गेट डेटा और उसके बाद कुछ कैटेगरीज हैं जैसे फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, फ्रॉम वेब। अभी आपको क्लिक करना है फ्रॉम टेक्स्ट/सीएसवी पे। ये दोनों ही फाइल्स के लिए सेम ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी फाइल इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए हमको सेम एक दूसरा ऑप्शन मिलता है जो कि गेट डेटा, उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर भी आपको फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप या तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो या फिर इस पाथ के थ्रू भी जा सकते हो। तो आपको फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी पे क्लिक करना है, देन एक इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में से उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रेड बॉक्स के अंदर टेक्स्ट फाइल्स लिखा है, मतलब कि आपके कंप्यूटर में अभी इंपोर्ट के बॉक्स में सिर्फ वही फाइल्स शो होंगी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में। देखिए अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही फाइल्स शो हो रहे हैं और बाकी दो फोल्डर्स हैं। इस लोकेशन के अंदर और भी कई फाइल्स हैं बट वो शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का फ़िल्टर है, सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही शो होंगी। आप इस पर क्लिक करके इसको ऑल फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप इसको टेक्स्ट फाइल ही रहने देंगे तो आपके लिए ढूंढना आसान रहेगा। देन आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है, फाइल नेम में उस फाइल का नाम आ जाएगा, देन आपको क्लिक करना है इंपोर्ट पे। सेम जो प्रोसेस है आपकी वो सीएसवी फाइल्स के लिए भी रहेगी। आपको अपने कंप्यूटर में उस फाइल को ढूंढना है और देन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट फाइल्स कुछ इस तरह की दिखती है, आपने हो सकता है काफ़ी कॉमनली इसको देखा भी हो, कोई आपने टेक्स्ट फाइल्स बनाई भी होंगी बचपन में जब हम नोटपैड चलाना सीखते थे। तो टेक्स्ट फाइल्स इस प्रकार की दिखती है। आप इसके अंदर डेटा स्पेस, कॉमा, टैब या किसी भी दूसरे फॉर्म से अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कॉमा का यूज़ किया है,
जो भी अलग अलग नंबर्स हैं सारे कॉमा की हेल्प से सेपरेटेड हैं। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का एक पावर क्वेरी एडिटर नाम की विंडो आएगी जिसमें आपका पूरा डेटा दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको आपका पूरा डेटा शो हो रहा है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको एक कॉमा लिखा हुआ है यहाँ पर। इस कॉमा का मतलब है कि आप ये स्पेसिफाई कर रहे हैं एक्सेल को कि जो आपका डेटा है वो किस डिलिमिटर के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। डिलिमिटर हमने अभी देखा था। देखिए यहाँ पे जो आपका हर वैल्यू आप देखिए कॉमा से सेपरेट की हुई है। जो इन्वर्टेड कॉमा है ऊपर वो वैल्यू है मेन, बट हर दूसरी वैल्यू के बाद अब कॉमा है, ताकि हम एक्सेल को ये बता रहे हैं कि जहाँ पर भी कॉमा है आपको उसको अगले कॉलम में इंसर्ट करना है। जितने भी आप देखिए नंबर्स के बाद कॉमा लगे हुए हैं, तो एक्सेल क्या करेगा, जहाँ पर भी उसको कॉमा दिखेगा वो उस डेटा को अगले कॉलम में शिफ्ट कर देगा। मतलब अगर आपके डेटा में 5 कॉमा है तो आपके अलग अलग 5 कॉलम्स के अंदर डेटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिससे भी डेटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अभी इस केस में कॉमा है, स्पेस भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं डिलिमिटर। ये जो टैब, कॉमा, स्पेस, हाइफन है, इनको डिलिमिटर कहते हैं। डिलिमिटर यानी डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर है डिलिमिटर, कॉमा। तो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट गलत ले लिया है, यहाँ पर डिलिमिटर आपका स्पेस था लेकिन एक्सेल ने कॉमा ले लिया है, तो आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन की हेल्प से उसको स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक्सेल आपका सही डेटा को डिफ्रेंशिएट करे। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे गलत डिलिमिटर इंसर्ट कर लिया तो एक्सेल सारा का सारा डेटा एक ही कॉलम में इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे जिस प्रकार का डेटा आपको दिख रहा है ये पूरा एक ही कॉलम में आ जाएगा। इसलिए डिलिमिटर सही सिलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि डेटा अलग अलग कॉलम में डिफ्रेंशिएट हो जाए। अगर हम यहाँ पर कॉमा की जगह स्पेस एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने स्पेस एंटर किया है तो हमारा डेटा प्रॉपरली अरेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो डेटा था इस फाइल के अंदर इसमें स्पेसेस नहीं थी डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यहाँ पे कॉमा यूज़ हुए थे। तो आपको अपने डेटा के हिसाब से सही डिलिमिटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमा की जगह स्पेस सेलेक्ट कर लिया तो इस प्रकार से डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सही डिलिमिटर सेलेक्ट किया तो ही आपका डेटा प्रॉपरली सिलेक्ट होगा। देन डेटा का टाइप डिफाइन कर सकते हैं। टाइप मतलब कि आपका डेटा टेक्स्ट है, करेंसी है, नंबर है या डेसिमल प्लेस है या फिर आपका डेट या टाइम है, वो एक्सेल या तो अपने आप सही से सिलेक्ट कर लेगा बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज, यानी कि शुरू के 200 रोज के अंदर जिस प्रकार का डेटा होगा एक्सेल बाकी के पूरे डेटा के अंदर सेम फॉर्मेट एंटर कर देगा। अब यहाँ पे पहला लिमिट ही 200 रोज का है। इससे साफ होता है कि ये जो ऑप्शन है ये बहुत बड़े डेटा को इंपोर्ट करने के लिए भी यूज़ में आता है। जहाँ पे 1000 या 5000 रोज हो उस डेटा में भी ये ऑप्शन बहुत यूज़ में आता है, क्योंकि इसके अंदर पहली लिमिट ही आपको 200 रोज की दे रखी है। तो इसलिए जब भी हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है जिसको मैनुअली हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। तो आपका जो भी डेटा का टाइप है, आगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे सेक्शन 2 में तो हम नंबर फॉर्मेटिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम डेटा टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, डेसिमल फॉर्मेट, नंबर, अकाउंटिंग, इन सब के अंदर क्या मीनिंग होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, किस केस में किसे यूज़ करना चाहिए, हम सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी इसको बेस्ड ऑन 200 रोज लेने दीजिए। और देन अब अगर आपको लगता है कि आपका डेटा प्रॉपरली एंटर हो गया है और आपको इसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने के पहले, तो आप लोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो सिंपली लोड जिससे आपका डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपको डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है तो लोड टू। तो हम अभी लोड टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया है जो हमसे टोटल 2 चीज़ें पूछ रहा है। पहला कि आप किस फॉर्मेट में डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, टेबल, पिवट चार्ट, या फिर आप सिर्फ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं डेटा सोर्स और हमारी फाइल के बीच में। अभी हमने पिवट टेबल, पिवट चार्ट नहीं पढ़ा है। टेबल एक अच्छा ऑप्शन है जो हम हमारे 3rd ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पढ़ेंगे। तो अभी आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना डेटा को कहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक नई वर्कशीट में या फिर इसी वर्कशीट के किसी सेल में। तो अभी हमने एग्जिस्टिंग वर्कशीट एंटर कर दिया है। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर भी सेल हमने एंटर किया है A1, यानी कि हम पहले सेल में डेटा को एंटर करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको एक नई वर्कशीट पे भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट लोड करना। बट अगर आपको डेटा में एडिटिंग करने बिना लोड किए पहले देन आप डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। जब आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर क्वेरी एडिटर शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक हेडिंग दिख रही है पावर क्वेरी एडिटर, देन आपको अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं।
उसके अलावा जो आपके पिछले कुछ रिसेंट क्वेरीज है जिन पर आपने काम किया है, उसके बाद आपको बीच में शो हो रहा है जो डेटा आपने इंपोर्ट किया है वो, और राइट में शो हो रहा है स्टेप्स कि आपने अभी तक इस डेटा में क्या क्या एडिटिंग की है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको सबसे पहले कॉलम्स को रिमूव करना सीखना है। हो सकता है कि कुछ ऐसा कॉलम्स हो डेटा में जो आपको नहीं चाहिए। डेटा जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही डेटा इंपोर्ट करना हो सकता है कि आपको कुछ डेटा इंपोर्ट ना करना हो। जैसे ये हमारे स्टॉक्स का डेटा है, हमको सिर्फ कुछ ही चीज़ें चाहिए, जैसे हमारा स्टॉक का नाम, देन ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और वॉल्यूम। बाकी क्या कोई भी डेटा हमको नहीं चाहिए, चेंज, परसेंटेज चेंज, 52 वीक हाई, हमको ये सब डेटा नहीं चाहिए। तो आपको जो जो डेटा चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है और उस कॉलम की हेडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीवियस क्लोज पे क्लिक कर दिया आपने कंट्रोल होल्ड करके, देन LTP पे क्लिक कर दिया, देन वॉल्यूम पे क्लिक कर दिया, तो इस प्रकार से आपके डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कॉलम को चूज़ करने का, यहाँ पे चूज़ कॉलम नाम का एक बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सारे ही हेडिंग्स आएंगी। जिन जिन हेडिंग्स को आपको सिलेक्ट करना है उनको आप टिक कर सकते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन अगर आपको जिन कॉलम्स को रिमूव करना है आप रिमूव कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव कॉलम से क्या होगा, जिन कॉलम्स को आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे, बट इस केस में हमने जो कॉलम को सिलेक्ट किया है उनके अलावा बाकी सब डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम क्या करेगा, जिन कॉलम्स को आपने सिलेक्ट कर रखा है अभी जो ग्रीन में शो हो रहे हैं उनके अलावा बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर देगा, और सिर्फ रिमूव कॉलम जिनको आपने सिलेक्ट कर रखा है जो ग्रीन में शो हो रहे हैं उनको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो तो रिमूव कॉलम, अगर आप चाहते हैं सिलेक्टेड कॉलम के अलावा जितने भी हैं वो सारे डिलीट हो तो रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए हमने बाकी सबको रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक किया था, तो जिन कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया था वॉल्यूम, LTP, प्रीवियस क्लोज, उनको छोड़ के बाकी सारे रिमूव हो गए। ठीक है, सिर्फ शुरू के कॉलम जो हमने सिलेक्ट किए थे सिर्फ वही है यहाँ पे। उसके अलावा आप जब राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो जितने भी अभी तक आपने डेटा पे ऑपरेशंस किए हैं उन सबकी लिस्ट आ रही है। पहले आपने डेटा को इंपोर्ट किया, देन आपने कुछ हेडिंग्स को प्रमोट, हेडिंग बनाई, ये आपने नहीं करा, एक्सेल ने अपने आप कर दिया था जो हेडिंग्स बनी थी, बट एक्सेल ने उसको भी एज अ स्टेप काउंट किया है क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग नहीं आती तो आपको हेडिंग बनानी पड़ती। ठीक है, देन आपने डेटा का टाइप चेंज किया, उसके अलावा आपने कुछ कॉलम्स को हटाया, तो ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक परफॉर्म की हैं उन सबकी लिस्ट आ रही है। ठीक है, आप ये जो क्रॉस का मार्क है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टेप्स अंडू हो जाएंगी, यानी कि अगर आपने रिमूव अदर कॉलम के आगे क्रॉस प्रेस कर दिया तो पुराने कॉलम्स वापस आ जाएंगे, यानी कि ये जो स्टेप थी रिमूव कॉलम वो अंडू हो जाएगा। अंडू यानी जो भी स्टेप आपने परफॉर्म किए उसको रिवर्स करना। ठीक है, देन आप कॉलम के साथ साथ रोज़ को भी हटा सकते हैं। रिमूव रोज़ के बटन पर आप क्लिक करेंगे, रिड्यूस रोज़ नाम का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद रिमूव रोज़ और कीप रोज़ ऑप्शन आएगा। रिमूव रोज़ में आपको बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं कि आप जो टॉप रो यानी कि पहली रो को डिलीट करना चाहते हैं, बॉटम रो को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर जो रोज़ डुप्लीकेट है, आप लास्ट थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो डुप्लीकेट रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। देन अगर आपको ब्लैंक रोज़, जितनी भी रोज़ खाली हैं उनको डिलीट करना है, रिमूव एरर, जिन रोज़ के अंदर एरर है आप उनको डिलीट करना चाहते हो, तो इससे बहुत से आपके पास ऑप्शंस हैं रोज़ को डिलीट करने के लिए। ठीक है, देन आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो A to Z या Z to A। यहाँ पर हमने अपने डेटा को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर निफ्टी सबसे ऊपर आ रहा है, देन बजाज फाइनेंस है। इसी प्रकार से आपका जो डेटा है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं था, बट अब हमने उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जो कंपनीज का नाम A से स्टार्ट होता है वो पहले आ रही हैं, देन B, देन C, इस प्रकार से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। देन अगला ऑप्शन है डेटा टाइप का। आप डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, डेट या टाइम। आगे जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो आप एक बार पहले उस चैप्टर को रेफर कर लीजिए नंबर फॉर्मेटिंग को, देन आपको प्रॉपर्ली क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप डेटा फॉर टाइप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन आपके पास है रिप्लेस वैल्यूज़ का ऑप्शन। रिप्लेस वैल्यू यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। आपको कोई डेटा ढूंढना है अपने फाइल के अंदर
और उसको रिप्लेस करने किसी दूसरे डेटा से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंपनी है सिप्ला, हम उसको टाटा मोटर से रिप्लेस करना चाहते हैं उसका नाम, यानी कि जो डेटा सिप्ला का था वो गलती से एंटर हो गया, असल में वो डेटा टाटा मोटर्स का है। तो अब हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ सिप्ला लिखा है वो टाटा मोटर से रिप्लेस हो जाए, तो हम यहाँ पर इसको वैल्यू टू फाइंड में सिप्ला लिखेंगे और रिप्लेस विथ में टाटा मोटर्स। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ पे सिप्ला लिखा हुआ था वो टाटा मोटर से रिप्लेस हो गया है। तो फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शन है, जैसे मैच एंटायर सेल कंटेन, यानी कि आपने ढूंढा कि जिन सेल्स में सिप्ला लिखा था उनको टाटा मोटर से रिप्लेस करना है। एक्सेल ढूंढेगा कि किन सेल्स के अंदर एग्जैक्टली सिप्ला लिखा है। अगर सिप्ला के अलावा कुछ और भी लिखा होगा ना सेल्स के अंदर तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है टाटा, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं महिंद्रा नाम से। इसी तरह का डेटा है एक स्टॉक्स का, आप टाटा का जो लिखा हुआ है जिन सेल्स में आप उनको महिंद्रा से रिप्लेस करना चाहते हैं। और अगर आपने मैच एंटायर सेल कंटेंट, जो पहला आपको चेकबॉक्स दिख रहा है इन दो में से, उस पर अगर आपने टिक किया है तो देखिए जिन सेल्स में सिर्फ टाटा लिखा है सिर्फ वही महिंद्रा से रिप्लेस होगी, जिन सेल में टाटा मोटर्स या टाटा स्टील है वो रिप्लेस नहीं होगी। क्यों? मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, जिसमें सेल पूरा जो सेल है उसके अंदर अगर सिर्फ एग्जैक्ट मैच हो रहा है टाटा का, जिनमें टाटा के अलावा कुछ और नहीं लिखा है, सिर्फ वही रिप्लेस होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो टाटा मोटर्स महिंद्रा मोटर बन जाएगा, टाटा स्टील महिंद्रा स्टील बन जाएगा, तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैच एंटायर सेल कंटेंट्स, ताकि जिन सेल्स के अंदर सिर्फ ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ वही रिप्लेस हो, जिनमें इसके अलावा भी कुछ लिखा है वो रिप्लेस ना हो। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार की कंपनीज़ का नाम रिप्लेस करना है तो आप ध्यान रखिए कि इस ऑप्शन को टिक ज़रूर करें, नहीं तो जो आपका टाटा मोटर्स होगी उसका भी नाम चेंज हो जाएगा, बट हम इसको चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारे पास कि जो आपका एक काफ़ी बड़ा बॉक्स है यहाँ पर क्वेरी सेटिंग नाम का, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। आपको जाना होगा व्यू में आपको लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन आएगा क्वेरी सेटिंग का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो ऑप्शन है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, अगर आप इसमें वापस क्लिक करेंगे तो ऑप्शन वापस आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेरी सेटिंग्स का काम नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास है टेक्स्ट कॉलम नाम का ऑप्शन ट्रांसफॉर्म टैब में। इसका यूज़ होता है आपके डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे हो सकता है कि आप अपने जो डेटा है उसको कैपिटल बनाना चाहते हैं या स्मॉल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉलम में जाके फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन दिख रहा है लोअर केस का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी सारी कंपनीज़ के नाम लोअर केस में आ गए। तो अगर आपको इस प्रकार से केस चेंज करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है यानी कैपिटल्स में, प्रॉपर यानी पहला वर्ड कैपिटल। आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटानी है, एक्स्ट्रा स्पेस हटाने को कहते हैं ट्रिम करना, तो आप ट्रिम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है डेटा के अंदर 5-6 बहुत सारी स्पेस आ जाती है जब हम इंपोर्ट करते हैं डेटा, तो उससे हमारा डेटा ख़राब होता है। तो अगर आप ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो हट जाएंगी। ठीक है, या फिर उसके अलावा आप कोई प्रीफिक्स और सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने डेटा में। प्रीफिक्स यानी जो डेटा के पहले अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। सफिक्स यानी आप डेटा के बाद में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। प्रीफिक्स यानी जो डेटा के पहले लगता है। आप एक प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉलम में लोगों का नाम है, सेल्स पर्सन या कस्टमर्स का नाम है अगर कॉलम में, तो आप उसके आगे कोई भी प्रीफिक्स लगा सकते हैं। लेट्स से कस्टमर्स का नाम है तो आप यहाँ पर प्रीफिक्स में मिस्टर लिख सकते हैं। अगर सारे जो मेल्स के नाम है अगर, तो आप उनके आगे लिख सकते हैं ऐड प्रीफिक्स मिस्टर, तो जितने भी लोग होंगे उन सभी के नाम के आगे मिस्टर लग जाएगा। ये हो गया प्रीफिक्स। या फिर अगर आपको नाम के बाद कुछ ऐड करना है, जैसे आपको सिटी का नाम ऐड करना है, कस्टमर्स का जो नाम है इंदौर का डेटा है, आप चाहते हैं सभी लोग के नाम के लास्ट में ब्रैकेट में इंदौर आ जाए, ताकि जब आप डेटा को मर्ज करें कहीं और सेंड करें तो क्लियर रहे कि इंदौर के कस्टमर्स हैं। तो आप चाहते हैं जितने भी लोगों के नाम हैं यहाँ पर सबके नाम के बाद में ब्रैकेट में इंदौर लिखा हुआ है, तो ऐड सफिक्स करके आप ब्रैकेट में इंदौर लिख सकते हैं। तो जितने भी नाम होंगे सबके लास्ट में यानी कि सफिक्स में इंदौर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। जब आपने अपने डेटा की फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर ली है तो आपको क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर वही दो ऑप्शन आएंगे, क्लोज एंड लोड यानी कि डायरेक्टली लोड करना, या फिर क्लोज एंड लोड टू यानी कि इसको टेबल या पिवट टेबल या फिर चार्ट में कन्वर्ट करना। तो अभी हम लोड टू में क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर भी पुराना बॉक्स आ गया। इस बार आप टेबल सेलेक्ट कीजिए
और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर A1 सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपका डेटा है, देखिए जितने कॉलम्स आपने रिमूव किए थे वो सारे इंपोर्ट नहीं हुए, जितने कॉलम्स को आपने रिमूव नहीं किया था जो बचे हुए थे सिर्फ वही इंपोर्ट हुए, वो भी टेबल के फॉर्मेट में। टेबल हम इन डेप्थ कवर करेंगे हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है टेक्स्ट और CSV फाइल से। अब जब आप इसे सेव करेंगे तो एक्सेल फॉर्मेट में ही सेव होगा। तो हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेट जो कि हमारा पहले कुछ इस प्रकार का दिखता था, देखिए इस डेटा को हमने कन्वर्ट किया है हमारे टेबल के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। तो ये हमारा जो एक्सेल का पावर क्वेरी टूल है वो काफ़ी अच्छा टूल है और आप अपने एक्सेल टेक्स्ट या CSV फाइल को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।